भरण पोषण का कानून यानी कि सीआरपीसी की धारा 125। इस धारा को हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने खत्म तो कर दिया है, लेकिन इसकी जगह एक और नई मुसीबत आके खड़ी हो गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भरण पोषण के कानून के पूरे इतिहास को लेकर और किस तरह अमित शाह जी ने इस धारा को खत्म करके एक नई मुसीबत पुरुषों के सिर पर लाकर खड़ी कर दी। इसी चीज के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 यानी कि भरण पोषण का ये कानून शुरू कैसे हुआ। एक समय ऐसा था जब दहेज के लिए महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था। महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया जाता था, उनका भरण पोषण नहीं किया जाता था। तो ये धारा बनाई गई सीआरपीसी में 125। अब 125 ये कहती थी कि बुजुर्ग माता पिता, छोटे बच्चे और पत्नी का भरण पोषण करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे समय आगे बीतना शुरू हुआ, महिलाओं ने इस कानून का मिसयूज करना शुरू कर दिया। महिलाओं ने पुरुषों से पैसे ऐंठने के लिए भरण पोषण के इस कानून का मिसयूज करना शुरू कर दिया और भरण पोषण के मुकदमे दर्ज करवाने शुरू कर दिए। इन चीजों को देखा गया और कुछ चेंजिंग की गई, जैसे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स में एक महिला को भरण पोषण नहीं मिल सकता। उनमें से कुछ पॉइंट सामने आए, जैसे अगर कोई महिला किसी और पुरुष के साथ नाजायज संबंधों में है, एडल्ट्री में है, तो भरण पोषण की हकदार नहीं है। कोई महिला जो अपनी मर्जी से अपने पति को छोड़कर गई है, वो भरण पोषण की हकदार नहीं है। कोई महिला जो पढ़ी लिखी है या नौकरी कर रही है, अच्छा खासा पैसा कमा रही है, वो महिला भरण पोषण की हकदार नहीं है। तो ऐसे कई पॉइंट्स इनमें ऐड किए गए, लेकिन इन पॉइंट्स का भी आने वाले समय में तोड़ निकाल लिया गया और उस तोड़ को निकाल कर मुकदमे दर्ज करवाने शुरू कर दिए। अब इस कानून की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि एक महिला जितने भी पैसे मुंह उठा के मांग ले, कोर्ट दिलवा देती थी। और सबसे बड़ी मुसीबत इस कानून में यह है कि अगर पति पैसे नहीं देता तो उसे जेल जाना पड़ेगा। और एक ऑप्शन इसमें और था कि पति की प्रॉपर्टी भी देखी जाएगी कि उसके नाम पर क्या है क्या नहीं। अगर पति के नाम पर कुछ है, कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन, कोई व्हीकल, तो उसकी कुर्की करके पत्नी को पैसे दिलवाए जाएंगे। लेकिन अगर पति के पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, पति के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो पति का जेल जाना पक्का है। ये इस कानून की सबसे बड़ी मुसीबत है कि पति को जेल जाने से कोई भी नहीं बचा सकता। अब इस कानून में जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि 1 महीने की जेल होगी। लेकिन इस कानून में जो ये 1 महीने की जेल का प्रावधान लिखा हुआ है, हमारी अदालतें इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं। हमारे देश की अदालतें तो अपने घर का ही बना हुआ कानून चला रही है कि नहीं जी, जब तक मेंटेनेंस नहीं देगा तब तक जेल में रहना पड़ेगा। ये हिसाब चलाया जा रहा है हमारे देश की अदालतों की तरफ से, जबकि ऐसा सीआरपीसी में कहीं नहीं लिखा था
कि पति जो है जब तक पैसे नहीं देगा जेल के अंदर ही रहेगा। देखो एक चीज सोचने वाली है, अगर पति जेल में ही रहेगा तो वो कमाएगा कैसे, और अगर वो कमा ही नहीं पाएगा तो अपनी पत्नी का भरण पोषण कैसे देगा। तो ये अक्ल नाम की जो चीज है ये हमारे देश की जो निचली अदालतें हैं इनके जजों के पास नहीं है। कॉलेजम सिस्टम का सहारा लेके सिफारिशें लगा के अनपढ़ अंगूठा छाप और झोला छाप जज की कुर्सी पर जाके बैठ गए हैं। कानून का कुछ अता पता नहीं, एक धेले की इन्हें नॉलेज नहीं है और अपनी कुर्सी का अपने जज होने का मिसयूज करते हैं। अगर दोस्तों आप लोग भी इसी तरीके के किसी जज से परेशान हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि कॉलेजम सिस्टम बंद करो। खैर चलो ये तो अलग बात थी। अब आते हैं पॉइंट की बात पर। जब ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई तो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक लैंडमार्क फैसला सुनाया। वो लैंडमार्क फैसला आप सभी लोग जानते हो, रजनीश वर्सेस नेहा। एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट जिसने सीआरपीसी 125 या फिर भरण पोषण के कानून का पूरा इतिहास ही पलट के रख दिया। पहले क्या होता था कि एक महिला जो मर्जी लिखवा दे, केस में जितने मर्जी पैसे मांग ले, देने पड़ेंगे पति को। लेकिन सीआरपीसी 125 और भरण पोषण के दूसरे कानूनों में इस जजमेंट के द्वारा एक गाइडलाइन निकाल दी सुप्रीम कोर्ट ने कि अब हस्बैंड और वाइफ दोनों को इनकम एफिडेविट देना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा वो क्या कमाते हैं, क्या नहीं कमाते, उस कमाई में से उनके कौन कौन से खर्चे हैं। अगर उन्होंने कोई लोन ले रखा है तो कितना ले रखा है, कोई पॉलिसी ले रखी है तो उसका खर्चा कितना जाता है, मकान रेंट पे है तो उसका रेंट कितना जाता है, बिजली पानी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज उसमें बतानी पड़ेगी। उसके हिसाब से मेंटेनेंस लगाया जाएगा। और इस परफॉर्मा में एक बहुत अच्छी चीज सुप्रीम कोर्ट ने ऐड करी, जो कि ये थी कि अगर कोई भी इनकम एफिडेविट में झूठ बोलेगा या वो झूठा इनकम एफिडेविट देगा तो भाई साहब उसके ऊपर परजरी का केस दर्ज होगा और उसे जेल भी हो सकती है। दोस्तों इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं एक, कि किस तरह झूठा इनकम एफिडेविट मेंटेनेंस केस में देने पर परजरी का केस कैसे होगा कैसे नहीं होगा। उन सबके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों इस जजमेंट ने पूरा का पूरा इतिहास तो बदल के रख दिया और बहुत अच्छा जजमेंट था ये। लेकिन क्या करे, वही निचली अदालतों में अंगूठा छाप अनपढ़ झोला छाप जज बैठे हुए हैं, कॉलेजम सिस्टम का सहारा लेकर सिफारिशें लगाकर जज की कुर्सी इन्हें मिल गई है। कोई एग्जाम इन्होंने दिया नहीं, कोई इंटरव्यू इन्होंने दिया नहीं, बस कॉलेजम सिस्टम की सपोर्ट से जज बन के बैठ गए। ये कहां मानने वाले हैं? तो ये लोग अभी भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। और 2019 में ही मैंने ये बात बोल दी थी, रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट आने से पहले, कि पूरा का पूरा क्रिमिनल लॉ चेंज किया जाएगा, आईपीसी सीआरपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट खत्म किए जाएगा और कोई नया कानून उनकी जगह आएगा। और 2024 में वो घड़ी आ गई। 2024 1 जुलाई 2024 को नया क्रिमिनल लॉ लागू हो गया और सीआरपीसी की जगह आ गई BNSS, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सीआरपीसी पूरी तरह खत्म हुई, धारा 125 भी पूरी तरीके से खत्म हो गई। लेकिन भारत सरकार ने फिर हमारा मूर्ख बना दिया। अमित शाह जी जो कह रहे थे कि हम नया कानून लेकर आएंगे, नए कानून के नाम पर वो ही पुरानी किताब पर नया कवर चढ़ा के लोगों के सामने रख दी। सीआरपीसी 125 को रिप्लेस कर दिया BNSS 144 से। और BNSS 144 की परिभाषा पता है क्या कहती है? वही जो सीआरपीसी 125 की थी। मतलब सिर्फ सेक्शन का नंबर बदला, डेफिनेशन वही, सेम टू सेम। और वही सब चीजें आज भी हो रही है, सेम टू सेम वही प्रोसेस आज भी चल रहा है जो कि सीआरपीसी 125 का चल रहा था। सीआरपीसी 125 तो खत्म हो गई, लेकिन BNSS 144 आकर सिर पर खड़ी हो गई, जो कि बिल्कुल सेम वैसी ही है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ सेक्शन नंबर का फर्क है। 125
144 बन गया बस, और कुछ भी बदलाव इसमें नहीं हुआ। बाकी दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी भरण पोषण का मुकदमा दर्ज हुआ है और आपसे नाजायज ही पैसे लूटे जा रहे हैं, आपका कोई दोष नहीं है, आप निर्दोष हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वी वांट जस्टिस। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।